अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो अगर हम पहले देखेंगे कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहां पे होती है। ये मैंने यहां पे डायग्राम बनाई है कि ये लैरिंक्स बनाया है मैंने, इसके नीचे होता है ट्रैकिया, इसके नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे, ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे यहां पे होते हैं ना, नेक पे होती है ना ट्रैकिया, नेक में होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे थायराइड ग्लैंड लोकेट होता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी माना जाता है। लार्जेस्ट लिखेगा मेरे साथ, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी इज थायराइड ग्लैंड। जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो होता है कौन? थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहां पे है? ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे होता है लोकेटेड क्या? थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोब्स है, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोब्स है, एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है, राइट लोब लेफ्ट लोब, दो लोब्स होते हैं। लोकेशन भी डिस्कस हमने की और बोला कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद हमने बोला कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब्स है, एक लोब और दूसरा लोब, फर्स्ट लोब सेकंड लोब, राइट लोब लेफ्ट लोब। और ये जो लोब होते हैं ना, ये नॉन एंडोक्राइन पार्ट से कनेक्ट होता है। एक लोब है दूसरा लोब है, ये आपस में कनेक्ट होता है भैया नॉन एंडोक्राइन पार्ट, भैया नॉन एंडोक्राइन पार्ट। ये जो कनेक्शन इनके बीच में है, ये कनेक्शन ये एंडोक्राइन पार्ट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस क्या बोलता है इसको? इस्थमस। ये जो इसके इनके बीच में कनेक्शन होता है ना, जिनको कनेक्ट करता है दो लोब्स को, इसको हम बोलता है इस्थमस। क्या बोलता है? मेरे साथ बोल, मेरे बाद बोल, इस्थमस। क्या बोलता है? इस्थमस। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, मैंने बोला कहां पे है? ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे, आगे वाले साइड पे, ट्रैकिया के आगे वाले साइड पे क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये कनेक्ट होता है, इसके जो दो लोब्स है बाय एन इस्थमस। नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, नॉन एंडोक्राइन पार्ट होता है। समझ में मेरी बात आ रही है ना? बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। और इसकी जो शेप होती है ना, वो एच शेप होती है। यहां पे आप देख सकते हो इसकी शेप क्या बनी? एच शेप बनी, या हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है। क्या बोलते हैं हम इसको? एच शेप्ड स्ट्रक्चर, एच शेप्ड स्ट्रक्चर, एच शेप्ड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस एंडोक्राइन ग्लैंड के एक लोब का माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखेंगे ना, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो हमें पता चलेगा बेटे कि ये जो थायराइड ग्लैंड का माइक्रोस्कोपिकली हमने ये एक उठाया, इसको हम जूम करेंगे, इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, किसको? एक लोब को देखेंगे, तो हमें मिलेगा, हमें दो तरह के सेल्स इसमें मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन दी थायराइड ग्लैंड। तो मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा। पहले तरह के सेल है, ऐसे बनाऊंगा यहां पे। ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर मैंने बोला कि दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं? दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को, जो ये सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। फर्स्ट सेल इज फॉलिक्यूलर सेल। और दूसरे जो सेल्स होते हैं, इनके बीच में ऐसी छोटी छोटी सेल्स होते हैं, इनके बीच में, इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स या और सी सेल्स। सी सेल्स दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सी सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स। ये मैंने बनाया थायराइड ग्लैंड का क्रॉस माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे इसको। पर मैंने बोला दो तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है फॉलिक्यूलर सेल, दूसरे होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, या हम बोलते हैं सी सेल्स। ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ना, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सिट्रोमा में।
सिट्रोमल टिश्यू, ये जो इनके बीच में टिश्यू होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिट्रोमल टिश्यू। इस सिट्रोमल टिश्यू में होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये जो फॉलिकुलर सेल है ना, मैं अब इसको ऊपर रब करूंगा, मैं आपको फॉलिकुलर सेल पहले बोलूंगा, फॉलिकुलर सेल हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हम लेंगे फॉलिकुलर सेल, ये है फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल में जो साइड पे होता है ना सेल्स, इनको हम बोलते हैं एसिनर सेल्स, एसिनर सेल्स, एसिनर सेल्स, एसिनर सेल। और इनके बीच में जो कैविटी बनती है ना, इसमें एक कोलाइडल सबस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोब्युलिन, 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 थायरोग्लोब्युलिन। साइड पे होता है एसिनर सेल जो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, और यहां पे होता है बीच में कैविटी जिसमें कोलाइडल मटेरियल होता है जिसको हम बोलता है थायरोग्लोब्युलिन। क्या बोलता है, थायरोग्लोब्युलिन, थायरोग्लोब्युलिन। देखा कि फॉलिकुलर सेल का ऐसा स्ट्रक्चर है, फॉलिकुलर सेल के बीच में होता है कोलाइडल मटेरियल, कोलाइडल मटेरियल होता है जिसको हम बोलता है थायरोग्लोब्युलिन, थायरोग्लोब्युलिन। और एसिनर सेल्स, दीज एसिनर सेल्स, दीज फॉलिकुलर सेल्स, हम बोलेंगे फॉलिकल्स या फॉलिकुलर सेल्स, उसमें कौन से सेल्स, एसिनर सेल्स विल सिक्रीट द हार्मोन्स T3 एंड T4, T3 एंड T4, जिनको हम बोलते हैं आयोडीन हार्मोन्स, आयोडीन हार्मोन्स, आयोडीन हार्मोन्स, आयोडीन हार्मोन T3 एंड T4। जरा मुझे बोल कितने तरह के सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में? दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर सेल्स, दूसरे होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो साइड में होते हैं उनके एसिनर सेल्स, और बीच में होता है कोलाइडल मटेरियल जिसको हम बोलता है थायरोग्लोब्युलिन, जिसको हम बोलता है थायरोग्लोब्युलिन। और जो एसिनर सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं T3 एंड T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन। हमें यह भी पढ़ना ये ट्राइआयोडोथायरोनिन कैसे बनता है, टेट्राआयोडोथायरोनिन कैसे बनता है। तो हमने बोला कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर, दूसरा होता है पैराफॉलिकुलर। तो हमने बोला फॉलिकुलर सेल्स का स्ट्रक्चर ये है, और ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन जिनको हम बोलते हैं T3 एंड T4। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, तो या सी सेल्स, सी सेल्स हम बोलेंगे सी सेल्स, ये सिक्रिएट करते हैं हार्मोन एक जिसको हम बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, या हम सीधे बोलते हैं कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। इसने रिलीज किया T3 एंड T4, इसने रिलीज किया TCT। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको? अब हमें देखना है कि ये जो T3 हार्मोन और T4 हार्मोन जो किसने सिक्रीट किया, फॉलिकुलर सेल ने सिक्रीट किया, ये कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं। हमारे पास अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास एक एमिनो एसिड होता है, हमारे पास एक एमिनो एसिड होता है, ये मैं यहां पर आप करूंगा पहले, जिसको हम बोलते हैं टाइरोसिन। क्या बोलते हैं, टाइरोसिन। ये एक एमिनो एसिड है मेरे पास, इसका नाम है टाइरोसिन, टाइरोसिन। टाइरोसिन ने क्या किया, टाइरोसिन ने क्या किया, टाइरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ गया, एक आयोडीन जुड़ गया, इसको हम बोलते हैं मोनो आयोडो टाइरोसिन, मोनो आयोडो टाइरोसिन। अगर 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 इसके साथ दो जुड़ेंगे, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन, तो हम बोलेंगे इसको डाई आयोडो टाइरोसिन। समझ में मेरी बात आ रही है ना? होगा क्या, मोनो आयोडो टाइरोसिन, डाई आयोडो टाइरोसिन, दो टाइरोसिन आपस में मिले, लेट अस सपोज दो टाइरोसिन आपस में मिले, दो टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, ये भी है टाइरोसिन, ये बनाते हैं थायरोनिन। क्या बनाएंगे, थायरोनिन। जब दो टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, बनाएंगे क्या, थायरोनिन, थायरोनिन। अब क्या होगा,
अब मैंने डाई आयोडोटायरोसिन लिया, डाई आयोडोटायरोसिन लिया, मैंने डाई आयोडोटायरोसिन लिया, इसके साथ जुड़ा, कौन जुड़ेगा इसके साथ? मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन, यहां पे ही मैं दिखाऊंगा, ये इसके साथ जुड़ गया। डाई आयोडोटायरोसिन प्लस मोनो आयोडोटायरोसिन, ये क्या बनाता है? T3, ट्राई आयोडोटायरोसिन। डाई आयोडोटायरोसिन प्लस मोनो आयोडोटायरोसिन, ये क्या बनाएगा? T3, ट्राई आयोडोटायरोसिन। और होता क्या है? डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन, डाई प्लस डाई बनाएगा क्या? टेट्रा आयोडोटायरोसिन, टेट्रा आयोडोटायरोसिन, T4। इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स में बनता है T4B और T3। बनता कैसे है T3? T3 में क्या होता है? मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन। ये मोनो आयोडोटायरोसिन है, ये डाई आयोडोटायरोसिन है, ये आपस में जुड़ते हैं, बनाते हैं ट्राई आयोडोटायरोसिन, जिसको हम बोलते हैं T3, जिसको हम बोलते हैं T3। और होगा क्या? डाई आयोडोटायरोसिन, ये लोगे आप डाई आयोडोटायरोसिन, यहां पर मैं दिखाऊंगा, डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये क्या है? डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ये आपस में जुड़े, बनाया क्या? टेट्रा आयोडोटायरोसिन, T4, T4। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको? क्या बनाया? T4। तो हमने देखा कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, T3 एंड T4, और वो कैसे बनते हैं? वो एक एमाइनो एसिड से बनते हैं जिनकी आयोडीनेशन हो जाती है, और बनता क्या है? वहां से बनते हैं T3 एंड T4 एंड T3। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको? उसके बाद जो ये T4 है ना, इसका और एक नाम है T4, थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं हम इसको? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, याद रखेगा, T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, T3 को नहीं बोलता है, T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। अब हम देखेंगे जो ये आयोडीन हार्मोन्स है T3 एंड T4, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? TCT का हम अलग फंक्शन देखेंगे। जो पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करता है ना TCT, उसका अलग फंक्शन होता है, उसको हम आयोडीन हार्मोन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते आयोडीन हार्मोन? उसमें आयोडीन होता नहीं है, सिर्फ आयोडीन होता है T3 एंड T4 में, जिनको हम आयोडीन हार्मोन्स बोलते हैं। समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? पहले हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार। हाँ, बोलो, यहां से बोलो। मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन बनाया क्या? ट्राई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, ये मिले आपस में, बनाया क्या? T4, टेट्रा आयोडोटायरोसिन। और इसका और एक नाम है थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? थायरोक्सिन। समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे? फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस ऑफ दी T3 एंड T4, जो ये आयोडीन हार्मोन्स है, इनके फंक्शंस क्या है? लास्ट पे हम सारा रिवाइज करेंगे। पहले हम इनके फंक्शंस देखेंगे। एनसीईआरटी ने 4 फंक्शंस लिखे हैं, अगर हम थोड़ा और पढ़ेंगे, एक दो पॉइंट्स बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम देखेंगे ना, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बोला आपको कि जो ग्रोथ होती है ना, वो 3 तरह की हमारे बॉडी में होती है। एक तो होता है सेक्सुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में कौन हार्मोन करता था कंट्रीब्यूट? ग्रोथ हार्मोन करता था कंट्रीब्यूट। अगर हम देखेंगे ना, जो थायराइड हार्मोन्स है वो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल ग्रोथ के लिए। मेंटली आईक्यू कैसा होगा बंदे में, वो कंट्रीब्यूट होता है बाय एन हार्मोन, थायराइड हार्मोन। मगर ये तीनों तरह के ग्रोथ करता है, मगर ज्यादातर ये कौन सा ग्रोथ करता है? मेंटल ग्रोथ। पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है इंक्रीजेस BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में कितनी एनर्जी चाहिए बॉडी को, ताकि वो नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है, वो परफॉर्म करे,
वो नॉर्मली वो अंजाम दे, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, एनसीईआरटी ने लिखा है इट रेगुलेट्स द बीएमआर, इट रेगुलेट्स द बीएमआर, बट ये इंक्रीज करता है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है रेगुलेट, मगर ये इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन। थर्ड फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में 3 तरह के सोर्सेस होते हैं जिससे आप एनर्जी पा सकते हो। एक होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। होता क्या है, ये जो थायराइड हार्मोन है ना, ये फैट के पास चला जाता है और इसको कैटाबोलाइज करता है, कैटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट की भी कैटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है बड़े बड़े सबस्टेंसेस को छोटे छोटे सबस्टेंसेस में कन्वर्ट करना, इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, काटना, छोटे छोटे सबस्टेंसेस में कन्वर्ट करना। एनाबॉलिज्म का मतलब बनना, छोटे छोटे आपस में मिलेंगे और बड़ा बनाएंगे, बड़ा सबस्टेंस बनाएंगे। लेट अस सपोज एमिनो एसिड्स आपस में मिले बनाया प्रोटीन, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेस द एनाबॉलिज्म। प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का भी कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म, और इनसे एनर्जी निकालता है। एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है। एटीपी बढ़ाएगा, एटीपी बढ़ाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। समझ में मेरी बात आ रही ना आपको? किस पे? रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी ने लिखा है इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कैसे करता है? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। प्रोटीन बनाएगा तो मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी, इसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों तरह के ग्रोथ करता है। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एनाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। तो उसके बाद इट हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज erythropoiesis. Erythropoiesis. It helps in RBC formation. RBC formation में मदद करता है, helps in the increases the RBC formation. RBC जो बोन मैरोज में बनता है, RBC का, erythropoiesis का RBC formation increase करता है। समझ में मेरी बात आ रही है ना? It helps in रेगुलेशन ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी बनना इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये फंक्शंस थे। और एक एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट रेगुलेट्स वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। इट रेगुलेट्स वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। ये भी याद रखोगे, इट हेल्प्स, इट रेगुलेट्स वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। कौन? T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन। मेरे साथ मेरे बाद एक और बार बोलेगा कि फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स क्या है। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीनों तरह के ग्रोथ करता है, फिजिकल भी, मेंटल भी, सेक्सुअल ग्रोथ भी करता है। एंड दूसरा है इंक्रीजेस बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? कितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए वो नॉर्मली परफॉर्म करे अपने फंक्शंस को, दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये इंक्रीज करता है बीएमआर को। एनसीईआरटी ने लिखा है रेगुलेट्स, वहां पे रेगुलेट लिखा है, मगर ये इंक्रीज करता है बीएमआर को। रेगुलेट मतलब कंट्रोल। और इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स। फैट का कैटाबॉलिज्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट का भी कैटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करेगा, मतलब बनाएगा। उसकी वजह से मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी। और ये क्या होता है? अब एनर्जी बनी, एटीपी बना, एटीपी बहुत सारा बना तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और चौथा फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी बनना इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब होगा क्या अगर हमारे बॉडी के अंदर जो लेस अगर सिक्रीशन हुई थायराइड की, तो हम बोलते हैं उस कंडीशन को हाइपोथायरॉइडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इज नोन एज हाइपोथायरॉइडिज्म। तो हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। पहले हम देखेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म, फिर हम देखेंगे हाइपर।
अगर बॉडी के अंदर बड़ा, दैट इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म, दिस इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। लेस सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, पहले सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, अगर आयोडीन हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स है T3 एंड T4, उनका लेवल घटेगा, T3 एंड T4 का लेवल घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसका साइज बढ़ जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है, वो एनलार्ज होता है, और उसको हम बोलते हैं, वो बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर, सिंपल गोइटर जिसको हम बोलते हैं। होता क्या है, अगर हमारे डेफिशिएंसी हुई ना फूड के अंदर, आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, T3 एंड T4 का हार्मोन का लेवल घट जाएगा, थायराइड ग्लैंड में सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो एनलार्ज होगा, और होगा क्या, बाहर निकलेगा थायराइड, दैट्स नोन एज ग्वाइटर, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। उसके बाद क्या होता है, अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट फीमेल में हुआ, उसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, CRETENIS, क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी, जो बच्चा उसमें फिर होगा पार्चुरेशन के बाद, उसमें स्टैंडर्ड ग्रोथ, बहुत कम ग्रोथ होगी, वो मेंटली रिटार्ड होगा, उसका लो इंटेलिजेंस कोशेंट होगा, वो मेंटली रिटार्ड होगा, उसमें लो इंटेलिजेंस कोशेंट होगा। और फीमेल्स में क्या करता है, अगर T3 एंड T4 का हार्मोन का लेवल बैलेंस नहीं था ना, उसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसका मेनस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर हो जाता है, वो रेगुलर नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म। Stunted growth in the baby that leads to the mental retardation, low intelligence quotient and deaf and mutism। ये इंपॉर्टेंट है, डेफ एंड म्यूट हो जाता है, बहरा और गूंगा हो जाता है, ठीक है ना। क्या होगा उससे, एक तो होगा लो आईक्यू, डेफ एंड म्यूट हो जाएगा, तीसरा मेंटली रिटार्ड होगा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म मुझे बोल किसमें हुआ, प्रेग्नेंट लेडी में हुआ, तो बेबी में क्या होगा, डेफ एंड म्यूट होगा, लो इंटेलिजेंस कोशेंट होगा उसका, मेंटली रिटार्ड होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, सिंपल गोइटर, उसके बाद क्रेटिनिज्म। तो अब हम देखेंगे, अगर थायराइड हार्मोन बढ़ गया, तो दैट इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और नोड्यूल फॉर्मेशन, लिखेगा, ड्यू टू कैंसर और नोड्यूल फॉर्मेशन इन थायराइड ग्लैंड। इससे क्या होगा, अगर मैं थायराइड ग्लैंड, यहां पर मैंने थायराइड ग्लैंड बनाया, इसमें यहां से नोड्यूल्स बनते हैं, ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, T3 एंड T4 सिक्रीट करते हैं, ये बहुत सारा T3 एंड T4 सिक्रीट करेंगे, थायराइड हार्मोन सिक्रीट किए T3 एंड T4, उसका मतलब क्या, थायराइड की हार्मोन्स की लेवल बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो ये दो वजह से होगा, या तो कैंसर होगा या तो नोड्यूल बनेगा, किसमें, थायराइड ग्लैंड। इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है।
एनलार्ज होता है प्रोस्ट्रूशन ऑफ आई बॉल। जो आंख है ना, जो आई बॉल है, वो बाहर निकलता है, प्रोट्रूड करते हैं बाहर, दैट इज नोन एज एन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। और इसमें क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो बीएमआर इंक्रीज होगा, जो बीएमआर है वो इंक्रीज होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में प्रोस्ट्रूशन ऑफ द आई बॉल्स, प्रोट्रूड करते हैं, बाहर निकलते हैं आई बॉल, और बीएमआर इंक्रीज होता है, बीएमआर इंक्रीज। अगर आपको कोई बंदा बोलेगा ना थायराइड हार्मोन्स का मेन फंक्शन होता है बीएमआर को इंक्रीज करना, रेगुलेट करना, बीएमआर को इंक्रीज करना, तो बीएमआर यहां पे क्या होगा, यहां से नॉर्मल से बीएमआर इंक्रीज होगा, नॉर्मल से भी ज्यादा बीएमआर इंक्रीज होगा, तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड भी होगा ड्यू टू कैंसर या नोड्यूल्स। ड्यू टू नोड्यूल्स या कैंसर T3 एंड T4 बढ़ा, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन हुई, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, इन दोनों में गॉइटर होता है, इनमें दोनों में एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है दोनों में, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज। तो उसके बाद तो मैं आपको पहले बताऊंगा, अगर बॉडी के अंदर हाइपोसिक्रीशन हुई थायराइड हार्मोन्स का, हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हुई किसमें, फीमेल जो प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी होगी उसकी, उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में कंडीशन होती है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या हम उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जिसमें प्रोस्ट्रूशन ऑफ द आई बॉल्स होती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहली तरह की सेल हमने खत्म की फॉलिकुलर सेल, अब हम देखेंगे पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है। जो सी सेल जो बीच में होती थी फॉलिकुलर सेल्स को, इसको हमने बोला था सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल। वो एक हार्मोन रिलीज करते, लिखेगा जो पैराफॉलिकुलर सेल है ना, सी सेल सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज TCT, थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, सिंपली कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। इस कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, ये कैल्सिटोनिन काम क्या करता है, इट इज हाइपो कैल्सीमिक हार्मोन। मतलब ईमिक का मतलब ब्लड, हाइपो का मतलब कम, कैल्शियम का मतलब क्या, कैल्शियम। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन ये कैल्शियम रेगुलेशन में मदद करता है, कैल्शियम बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है उसमें रेगुलेट करता है, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी। सो क्या करता है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, मतलब ये बॉडी के अंदर ये जो ब्लड है, ईमिक का मतलब ब्लड, ईमिक का मतलब, ईमिया का मतलब ब्लड, ये ब्लड के अंदर कम करेगा कैल्शियम लेवल को, ब्लड के अंदर कम करेगा कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कम करेगा कैल्शियम लेवल को। समझ आ रही ना, हाइपोकैल्सिमिक, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर कम करेगा कैल्शियम लेवल को। कैसे कम करेगा, जो ब्लड है ये एक्सक्रीट्स मोर कैल्शियम इन यूरिन फ्रॉम ब्लड। सेकंड, दूसरा, बाय help us in deposition of calcium in bones, thus solidifies them, deposition of calcium in bones from blood। दो तरह से मैंने बोला कि हमारे पास सी सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन। दिस थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, मींस ईमिया मींस ब्लड, हाइपो मींस कम, कैल्शियम सी मींस कैल्शियम। तो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कैसे करेगा, दो तरह से करेगा, एक्सक्रीट्स मोर कैल्शियम इन यूरिन फ्रॉम ब्लड। होता क्या है, बाहर जो यूरिन में बहुत सारा कैल्शियम डालेगा,
कहां से? ब्लड से। ब्लड के अंदर क्या हुई? कैल्शियम लेवल ड्रॉप हुई। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम करेगा बोन्स में, कहां से? ब्लड से करेगा। तो बोन्स में क्या हुई? कैल्शियम लेवल बढ़ी। वो बोन्स क्या होंगे? वो सॉलिडिफाई होते हैं, बोन्स सॉलिडिफाई होते हैं। कहां से? ब्लड के अंदर क्या हुई? कैल्शियम लेवल कम हुई, दस इट इज नोन एज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। और एक बार हम बोलेंगे कि पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो सी सेल्स है, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन सिंपली। इट इज ए हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, मींस ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, हाइपोकैल्सीमिया करता है। कैसे करता है? ये एक्सक्रीट करता है मोर कैल्शियम इन यूरिन फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से कैल्शियम यूरिन में ज्यादा फेंकेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगी। डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन बोन्स फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से डिपॉजिट करेगा किसमें? कैल्शियम बोन्स में। बोन्स उससे सॉलिडिफाई होंगे, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, दस इट इज एन हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, इसका जो फंक्शन है वो एंटीगोनास्टिक होता है पैराथ हार्मोन, जो पैराथ हार्मोन होता है जिसको कॉलिपस हार्मोन बोलते हैं। अभी हमने वो नहीं पढ़ा, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला था दो तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट T3 एंड T4, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हमने सारा का सारा थायराइड ग्लैंड है और फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए, थायराइड ग्लैंड खत्म किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, मैंने बोला आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड की, पहले मैं लोकेशन बोल। ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे था थायरॉयड ग्लैंड। ट्रैकिया के डोर्सल साइड पे अगर आप देखोगे ना, 4 पैराथायरॉइड्स मिलेंगे। एक लोब पे 2 होंगे, दूसरे लोब पे 2 होंगे। 2 लोब्स थे ना थायरॉयड की, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो 4 पैराथायरॉइड्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ द पैराथायरॉइड्स आर प्रेजेंट। एक पेयर होता है राइट लोब में, दूसरा पेयर होता है लेफ्ट लोब। तो ये थी क्या? लोकेशन पर। ये जो ग्लैंड है ना पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सिक्रीट करता है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं पैराथ हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन, जो अभी मैंने बोला था, कॉलिप्स हार्मोन। अब क्या होगा? ये जो पैराथ हार्मोन या कॉलिप हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है? ये काम क्या करता है? फंक्शन क्या है? दिस इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, कैल्सिमिक हार्मोन। दिस इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। समझ मेरी बात आ रही है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन मतलब क्या है? अभी क्या किया था? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? हमने बोला कि ये करता है हाइपर कैल्सीमिया, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉयड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, दस इट इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। कैसे करता है हाइपर कैल्सीमिया? ब्लड के अंदर कैसे ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है? तो ये बोन्स में क्या करता है? ये एक्ट करता है बोन्स पे। लेट अस सपोज यहां पे मैंने बोन बनाई, क्या बनाई? बोन। ये बोन है, तो ये एक्ट करता है बोन पे। किस पे करता है एक्ट? बोन पे एक्ट करता है। बोन में से कैल्शियम को निकालता है। यहां से कैल्शियम निकाला और डाला किसमें? ब्लड के अंदर। बोन में से कैल्शियम निकालना, ब्लड के अंदर डालना, इसको हम बोलता है डिमिनरलाइजेशन। यहां पर मैंने लिखा है डिमिनरलाइजेशन। बोन में डिपॉजिट करना कैल्शियम को, उसको हम बोलता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, इसको हम बोलता है डिमिनरलाइजेशन। अब क्या हुआ? बोन से कैल्शियम निकला, कहां पे गया? ब्लड के अंदर। दस ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हुई? इंक्रीज। दस इट इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है।
पहले करता क्या है, बोन रिजॉर्प्शन, डिमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन। बोन से कैल्शियम को रिजॉर्प्शन करता है, रिएब्सॉर्ब कराता है, डिसोल्व करता है बोन्स को, डिमिनरलाइजेशन करता है, मतलब कैल्शियम निकालना बोन से फिर डालना ब्लड के अंदर, दैट इज नोन एज डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। दूसरा है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, जो हम फूड खाते हैं ना उसके अंदर कैल्शियम होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, वो इंटेस्टाइन्स में रहता है, वो डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम को निकालता है, उस डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम को निकालता है और डालता कहां है, ब्लड के अंदर डालता है। दस इट इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। 3 तरीकों से करता है, पहले तो बोन डिमिनरलाइजेशन करेगा, दूसरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड करेगा, तीसरा है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, जो बाहर जो यूरिन निकलता है ना उसमें भी कैल्शियम लॉस होता है, उसमें भी कैल्शियम लॉस होता है। उस कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल्स में जो कैल्शियम होगा उस कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में फेंकेगा, ब्लड में फेंकेगा कौन, पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच या कॉलिप्स हार्मोन। सो क्या करता है, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड और इनहिबिट करेगा फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को, इनहिबिट करता है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो होता क्या है, हमारे पास है कॉलिप्स हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, जो किसका हार्मोन है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का, जो एंटागोनिस्टिक है टीसीटी का। जो टीसीटी था ना, थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन था, जो पैराफॉरिकुलर सेल का हार्मोन था, सी सेल का हार्मोन था, कौन था, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम बोलते थे टीसीटी, जिसको हम बोलते थे टीसीटी। तो वो टीसीटी क्या था, वो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन था, ये क्या है, हाइपर कैल्सिमिक। दस दे आर एंटागोनिस्टिक, ये आपस में अपोजिट काम करते हैं। समझ में मेरी बात आ रही है ना आपको, अपोजिट काम करते हैं। तो ये हाइपर कैल्सिमिक है, तो 3 तरीके से, बाई 3 वेज ये क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया करता है। पहले तो करेगा बोन रिजॉर्प्शन या डिमिनरलाइजेशन या बोलते हैं डिसोल्यूशन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। पहले तो डिमिनरलाइजेशन करेगा, बोन से निकालेगा कैल्शियम, कहां डालेगा, ब्लड के अंदर डालेगा, दैट इज नोन एज डिमिनरलाइजेशन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, जो हम फूड खाएंगे उसमें से कैल्शियम को निकालेगा, ब्लड के अंदर डालेगा। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स से जो एक्सक्रीट आउट हो रहा था कैल्शियम, तो उस कैल्शियम को कहां डालेगा, ब्लड के अंदर डालेगा। दस इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब होता क्या है, अगर हाइपोसिक्रीशन हुई पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथ हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन, क्या हुई, कम सिक्रीशन हुई। जब कम होगी सिक्रीशन, ये क्या करता था, हाइपर कैल्सीमिया। अगर अब कम हुई सिक्रीशन तो ये हाइपोकैल्सीमिया करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगी। जब पैराथायरॉइड हार्मोन कम सिक्रीट होगा, लो सिक्रीशन ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन, तो ब्लड के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा, मतलब कैल्शियम लेवल घटेगा। समझ में मेरी बात आ रही है ना, कैल्शियम लेवल घटेगा। उसकी वजह से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जब कैल्शियम लेवल कम होगा, कैल्शियम लेवल कम हुआ ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम ही नहीं है, तो मसल जब कंट्रैक्ट होनी है तो ये कंट्रैक्ट नहीं होती है, बहुत टाइम तक कंट्रैक्ट रहती है, ये सस्टेन्ड कंट्रैक्शन रहती है, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन बहुत टाइम तक कंट्रैक्ट करती रहती है। तो इस कंडीशन को हम बोलता है टिटैनी। क्या बोलता है, टिटैनी, टिटैनी डिजीज, दैट इज नोन एज टिटैनी। कैसे होती है टिटैनी, जरा मुझे बोल। कम सिक्रीट हुआ पैराथ हार्मोन, तो पैराथ हार्मोन कम हुआ, तो इसका काम क्या था, कैल्शियम लेवल बढ़ाना। अब क्या होगा, कैल्शियम लेवल घटेगा। जब कैल्शियम लेवल घटेगा तो मसल के अंदर कैल्शियम जरूरत है कंट्रैक्शन के लिए, तो वो सस्टेन्ड कंट्रैक्शन रहेगी। क्या रहेगी, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन रहेगी। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हाइपर सिक्रीशन होगी, अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पैराथ हार्मोन होगी, होगा क्या, हाइपर सिक्रीशन। अब कैसे होगा, हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियम। ये अब ज्यादा हाइपर कैल्शियम करेगा।
कैसे करता था? ये बोन्स पे एक्ट करता था। ये बोन पे एक्ट करेगा, बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम निकालेगा। अब क्या होगी? बोन वीक हो जाएगी। ये जो बोन है ये वीक होती जाएगी, ये थिन होती जाएगी और इसमें पोर्स बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? पोर्स बनेंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो बोन का मास होगा वो कम होगा, क्योंकि उसमें से कैल्शियम आप बाहर निकालते जा रहे हो, कैल्शियम बाहर निकालते जा रहे हो, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हुआ है। किसकी वजह से? हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन की वजह से हुआ। क्या है? हाइपर कैल्सीमिया। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो डिक्रीज्ड बोन मास होता है। बोन का मास जो है वो कम होता है और बोन के अंदर पोर्स बनते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ऐसे तो ये होगा, हाइपर सिक्रीशन हुआ पैराथायरॉइड हार्मोन का तो ये तो होगा, मगर फीमेल्स के अंदर ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो आपकी एनसीईआरटी ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लिखा है, यहां पे नहीं डिस्कस किया है। लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर लिखा है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। उसका मतलब क्या है? जब फीमेल 48 to 50 इयर्स एज में पहुंच जाती है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो एस्ट्रोजन खत्म होता है, एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या था? बोन का करता था मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन, बोन्स पे एक्ट करता था। तो वो अब बोन्स को ग्रो नहीं, वो बोन्स उनमें ज्यादा ग्रो नहीं हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा? जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होगा, तो बोन्स में पोर्स बन जाते हैं, बोन का मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसको भी हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। समझ में मेरी बात आ रही है ना? इसकी वजह से भी होगा, मगर एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, ये आप याद रखना। ड्यू टू लेस एस्ट्रोजन, डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हैं। मुझे बोल कितने तरह के कंडीशंस है? दो तरह के कंडीशंस है। एक है टिटैनी, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। टिटैनी में क्या होगा? लो सिक्रीशन ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन। उसकी वजह से होगा क्या? हाइपोकैल्सीमिया। उसकी वजह से होगा क्या? सस्टेन्ड कंट्रैक्शन इन मसल्स ऑफ फेस, लेग्स एटसेट्रा। दूसरी कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है। हाइपर कैल्सीमिया हुआ तो बोन से निकलेगा कैल्शियम, वो आएगा ब्लड के अंदर, तो बोन का मास डिक्रीज होगा, उसके अंदर पोर्स बनेंगे। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दो कंडीशंस थी जो हमें पढ़नी थी, और जो फंक्शंस थे कॉलिफ हार्मोन के, पैराथायरॉइड हार्मोन के। हमने थायराइड ग्लैंड भी खत्म किया, पैराथायरॉइड ग्लैंड भी खत्म किया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज एंड थाइमस।